में गरिमा सिंह, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला और ऐसा फैसला जिस पर राजनीति बेहद तल्ख हो गई और एक ऐसा फैसला जिसने 58 साल पुराने इतिहास को भी एक बार फिर से रिविजिट करने का मौका दिया। दरअसल ये एक सरकारी आदेश है, महज चंद लाइनों का मोदी सरकार का आदेश, और आज का नहीं है, 9 जुलाई का है, यानी कि 12 दिन पहले का है। लेकिन तल्खियां आज बढ़ी क्योंकि जयराम रमेश ने कल देर रात इसको लेकर एक ट्वीट किया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश, और ये जो सरकारी ऑर्डर है ये कहता है कि अब देश के आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस यानी कि जितने भी बड़े सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में हो, सीबीआई में हो, इनकम टैक्स में हो, वो सारे सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगे, शाखाओं में जा पाएंगे, कार्यक्रमों में शिरकत कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। अब यहां पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है निष्पक्षता का। यह ऑर्डर में लिखा है दरअसल कि पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस, और बाकायदा यह भी लिखा है कि जो बैन था इस गतिविधि पर, बैन था इस देश में पिछले 58 वर्षों से कि सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते आरएसएस की गतिविधियों में, नई शाखा में हिस्सा ले सकते। 58 साल पहले यह बैन लगाया था देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री थी। और यह ऑर्डर भी मेरे पास है जिसे जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। लेकिन इस ऑर्डर में क्या लिखा गया मैं बता दूं आपको कि 30 नवंबर 1966 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह बैन लगाया था, निष्पक्षता का हवाला दिया था और यह कहा था कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है तो कर्मचारियों की जो तटस्थता है यानी कि न्यूट्रल अप्रोच है वो प्रभावित होगी। और हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष समाज है, इसके लिए बिल्कुल उचित नहीं कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक रूप से एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों में हिस्सा ले। और बाकायदा यह लिखा गया था इसमें कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती हो उसमें शामिल नहीं हो सकता। और हवाला दिया था सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स का। हमारे देश में जितने भी सिविल अधिकारी हैं उन सबके लिए कंडक्ट रूल भी है, 1964 में बना, उसका हवाला दिया गया कि निष्पक्षता सबसे जरूरी है। और ये जो सिविल सर्वेंट्स के लिए कंडक्ट रूल्स है ये क्या कहता है, इसके तहत राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकते सरकारी कर्मचारी, संगठन का मेंबर नहीं बन सकते, किसी संगठन से, राजनीतिक संगठन से संपर्क नहीं रख सकते, राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते, यहां तक कि राजनीतिक दल को चंदा भी नहीं दे सकते और मदद भी नहीं कर सकते। यह हमारे देश का सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1964 कहता है। अब यह बैन लगाया इंदिरा गांधी ने 1966 में। उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी लगी, चुनाव हुए। 1977 में इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, लालू प्रसाद यादव, बाबू जगजीवन राम, पूरी लेफ्ट पार्टी, जनसंघ, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी सब उसमें शामिल थे। तो जैसे ही 77 में सरकार बनी यह बैन हटा लिया गया। 1977 की बात कर रही हूं, इमरजेंसी के बाद। फिर क्या हुआ, 3 बरस बाद फिर चुनाव हुए। 1980 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ फिर लौटी और फिर बैन लगा दिया। अब बीजेपी ने आज, क्योंकि फैसला तो 9 जुलाई का है, बीजेपी ने आज कहा, अमित मालवीय ने, पीयूष गोयल ने, अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने असंवैधानिक फैसला लिया था। असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया अमित मालवीय ने। अब सवाल यह बनता है कि अगर फैसला असंवैधानिक था इंदिरा गांधी का तो कितने चुनाव हुए? 66 के बाद भी अगर छोड़ दूं तो 1980 के बाद 84 में चुनाव हुए। हालांकि कांग्रेस लौटी उसमें, तो कोई गुंजाइश नहीं थी इस फैसले को रिवोक करने की। पूर्ण बहुमत में लौटी थी कांग्रेस की सरकार। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 में, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। लेकिन उसके बाद 89 में चुनाव हुए,
वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, 91, 96, 98, 99 में चुनाव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में कमान थी, तब भी नहीं बदला गया। फिर 4 और 9 फिर छोड़ देती हूं, 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, एक बार 282, एक बार 303। तो अगर फैसला असंवैधानिक था इंदिरा गांधी का, तो 10 सालों में क्यों नहीं हटाया? और अब ये तीसरे कार्यकाल में फैसला लिया गया है, लेकिन इन सबके बीच में इतिहास 66 से लेकर 24 तक आन पहुंचा। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर कांग्रेस एतराज कर रही है, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा विपक्ष एक तरीके से आमादा है, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती कह रही है आरएसएस तुष्टीकरण की नीति है, क्योंकि हाल फिलहाल में 240 पर सिमटने के बाद संघ बेहद तल्ख नजर आया भारतीय जनता पार्टी पर, यह मायावती कह रही है, तो इसीलिए खुश करने की नीति है। गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं। लेकिन मैं राजनीतिक बयानों पर न जाते हुए सिर्फ जिक्र करूंगी सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1964 का, जिसके तहत न्यूट्रलिटी, तटस्थता, निष्पक्षता सबसे जरूरी एक चीज है। अब यहां पर सवाल आता है कि भाई ये जितने भी रूल्स लिखे हैं, इनमें हर पॉइंट में लिखा है राजनीतिक। बड़ी बहस यह है कि संघ अपने आप को राजनीतिक कहता ही नहीं। बीजेपी नहीं कहती संघ राजनीतिक है, बीजेपी कहती है सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संघ ने कभी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया। तो जब इस बहस की गहराई में जाते हैं तो समझ में यह आता है, यह बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लिस्टेड नहीं है, चुनाव नहीं लड़ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन फेहरिस्त है, एक बड़ी फेहरिस्त, लंबी फेहरिस्त, और उस फेहरिस्त में तमाम वो नाम हैं जो सरकार में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशंस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयंसेवक, राजनाथ सिंह स्वयंसेवक, लालकृष्ण आडवाणी स्वयंसेवक, अटल बिहारी वाजपेयी स्वयंसेवक, कल्याण सिंह स्वयंसेवक, कुशाभाई ठाकरे स्वयंसेवक, मुरली मनोहर जोशी स्वयंसेवक, मनोहर लाल खट्टर स्वयंसेवक, देवेंद्र फडणवीस स्वयंसेवक, और एक लंबी फेहरिस्त है शुरुआत से लेकर, जनसंघ से लेकर फिर 1980 में जब बीजेपी का उदय हुआ तब से लेकर अभी 2024 तक। तो ये बहस और ज्यादा गहरी हो जाती है क्या कि जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, आरएसएस, जो चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन संघ के ज्यादातर स्वयंसेवक जो निकलते हैं वो बीजेपी में अकोमोडेट होते हैं, संगठन मंत्री भी भेजे जाते हैं संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में। तो अगर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जाएंगे तो निष्पक्ष रह पाएंगे क्या? राजनीतिक बयानों से परे आज इसी पर डिबेट करेंगे, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, ये ताकत है इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे की, जो तटस्थता की और निष्पक्षता की बात करता है। इसी पर आज चर्चा करूंगी। मैं 3 बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले, राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने सरकारी मुलाजिम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, उसको जो हटाया है, मैं उसका जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। और हमें पता है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे एनटीए में हो, आज देश की जो दुर्दशा है वो इसलिए ही है क्योंकि आरएसएस। तो
मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के सारे नेता आरएसएस पर बैन की भी बात कर रहे हैं। 3 मर्तबा आरएसएस पर बैन लगा। पहली बार महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद, उसके बाद इमरजेंसी में, और फिर अयोध्या में जब बाबरी विध्वंस हुआ। 3 दफा आरएसएस पर बैन लगा, लेकिन आज की तारीख में आरएसएस पर बैन नहीं है। अब ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। संघ की शाखा में सरकारी अधिकारी जाएंगे, निष्पक्ष रह पाएंगे? ये एक सवाल है। और अब ये वाला सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल, ये थोड़ा सा घुमाकर है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि शाखा में जाएंगे, ये भी सवाल है कि शाखा में जाएंगे तो संघ के हो जाएंगे, ये जरूरी है क्या? सबसे बड़ा सवाल।